सो हेलो एवरीवन। तो आज जिस चैप्टर का हम रिवीजन करने वाले हैं दैट इज अबाउट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बीएसटी का 11th का चैप्टर नंबर 6 है। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली ये पढ़ने वाले हैं कि बिजनेस को क्या क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी चाहिए, क्या उन्हें करनी चाहिए, उसका जस्टिफिकेशन देंगे, क्या उसके आर्ग्यूमेंट्स हैं और क्या होता है बिजनेस एथिक्स। इन सब के बारे में इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसको हम फटाफट 35-40 मिनट्स में रिविजन में डाल देंगे ताकि तुम्हें अच्छे से याद हो जाए। इस नोट्स को मैंने आपने आपके सामने प्रेजेंट की गई है, वो जो नोट्स है एकदम चार्ट फॉर्म में, ताकि याद करना आपके लिए काफी इजी हो जाता है। ठीक है, तो फटाफट चलिए बच्चे पढ़ते हैं अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को। ठीक है, नाउ सबसे पहले तो इस डेफिनेशन को समझते हैं कि सर ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या। क्या है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में पहला शब्द आया ऑब्लिगेशन। तो पहला शब्द क्या है कि सर इट इज एन ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब ये होता है कि सर ये मेरे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी तरफ, कि मैं कोई भी बिजनेस के अंदर जो डिसीजंस लूंगा या कोई भी एक्शंस लूंगा। तो क्या कहा कि मैं बिजनेस के अंदर कोई भी डिसीजंस लूंगा या बिजनेस के अंदर कोई भी एक्शंस लूंगा, उसका इन टर्म्स ऑफ किस पर्पस के लिए लूंगा, ताकि मैं सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव या सोसाइटी के वैल्यू को कंसीडर करके लूंगा। इसका मतलब मैं सोसाइटी को एज अ इंपॉर्टेंस लूंगा, सिर्फ बिजनेस को देख के नहीं लूंगा। क्या चीज क्लियर हुआ? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि ऑब्लिगेशन। क्या चीज का ऑब्लिगेशन है कि मैं जो भी डिसीजंस लूंगा, मैं जो भी एक्शंस लूंगा, इट हैज टू बी विद इन द वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ होम, ऑफ द सोसाइटी। क्या ये चीज क्लियर? आई एज्यूम ये तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि सर बिजनेस को जो भी एक्शंस या जो भी डिसीजंस लेंगे, हम सोसाइटी को एज अ कंसीडर करके लेंगे, सिर्फ बिजनेस को कंसीडर करके नहीं लेंगे। क्या ये चीज क्लियर? चलिए, अब सर क्यों ऐसा होना चाहिए? ऑब्वियसली अगर किसी एंटरप्रेन्योर को मैं बोलूंगा कि सर आपको ऐसे करना है, तो वो बोलेगा यार मैं बिजनेस करने आया हूं, मेरा पर्पस यहाँ बिजनेस करना है, तो आप मुझे बिजनेस बोलिए। ये सब क्यों कह रहे हैं कि आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करना है? मेरा तो प्रॉफिट करने का पर्पस है। तो उसी को समझाने के लिए हमने आर्ग्यूमेंट फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों करनी चाहिए। तो उसका पहला रीजन है योर जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ। कि सर बिजनेस का एग्जिस्टेंस क्यों हुआ है? बिजनेस का एग्जिस्टेंस हुआ है ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, और उनका एग्जिस्टेंस और उनका जो ग्रोथ है वो डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी सर्विस देते हो। किसको? सोसाइटी को। थोड़ा सा जूम कर देता हूं तो ताकि तुम्हें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। तो मैंने क्या कहा कि सर ये बताना चाहता है, पहला पॉइंट ये है कि आपको सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए करना चाहिए क्योंकि बिजनेस एग्जिस्ट ही इसलिए करता है टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स। प्रॉफिट तो सेकेंडरी है। तो अगर आपको बिजनेस में ग्रो करना है, आपको बिजनेस में एग्जिस्ट करना है, तो आपको सोसाइटी को तो सर्व करना पड़ेगा। ये पहला जस्टिफिकेशन है। दूसरा जस्टिफिकेशन है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। ये कहता है कि अगर आप सिर्फ बिजनेस को एज अ प्रॉफिट समझोगे तो शॉर्ट टर्म में जरूर आप प्रॉफिट कमा लोगे, पर लॉन्ग टर्म में आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। राइट? तो बोल रहे हैं कि फर्म विल हैव मैक्सिमम प्रॉफिट अगर उनका गोल होगा सर्व टू द सोसाइटी। अगर उनका अल्टीमेट ये एम है कि मुझे सोसाइटी को सर्व करना है, तो ही मैं मैक्सिमम प्रॉफिट कमा पाऊंगा। भाई ऐसा क्यों है सर? तो उसका कारण ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल है कि नहीं नहीं मुझे तो अपने बिजनेस का प्रॉफिट का मतलब है, और शॉर्ट टर्म में आपने कस्टमर को डिससेटिस्फाई कर दिया, तो क्या कस्टमर आपको लॉन्ग टर्म में आएगा? क्या कस्टमर आपके रिटेन होंगे? एक बार तो आपने कस्टमर को बना दिया, क्या कस्टमर आपसे बार बार प्रोडक्ट खरीदेगा? बिल्कुल भी नहीं खरीदेगा। सो इफ द फर्म डज नॉट सर्व द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स मतलब वो सभी लोग जो बिजनेस से रिलेटेड है, चाहे वो कंज्यूमर हो, चाहे वो क्रेडिटर्स हो, चाहे वो एम्प्लॉयज हो, अगर आप उन्हें सर्व नहीं करोगे, आप उनकी मदद नहीं करोगे, तो ये आपको तकलीफ देंगे, क्योंकि ये आपके साथ अब कोऑपरेट नहीं करेंगे। ये लोग अपना कोऑपरेशन विड्रॉ कर देंगे। क्यों? क्योंकि सर आप उनके बारे में नहीं सोच रहे हो, आप खाली अपने बारे में सोच रहे हो, खाली प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हो। क्या चीज क्लियर? तो सर सेकंड कारण ये बताया। पहला कारण तो ये कि आपका बिजनेस एग्जिस्ट इसीलिए करता है। सेकंड, ये आप ही के फायदे के लिए है। लॉन्ग टर्म में अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो आपका सोशल ऑब्जेक्टिव या सोसाइटी को सर्व करना आपका प्राइम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अदरवाइज जितने भी स्टेक होल्डर्स है, ये जितने भी स्टेक होल्डर्स है, ये लोग आपसे कोऑपरेट नहीं करेंगे। तीसरा कारण है होल्डिंग बिजनेस रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल प्रॉब्लम्स। ये कह रहा है कि इट इज आर्ग्यूड दैट कि जितने भी एनवायरमेंट में प्रॉब्लम्स हो रहे, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो,
चाहे वो ओजोन लेयर का डिप्लीशन होना, ये सब का कारण क्या है? खुद एंटरप्राइज ही है। आप ही ने तो इंडस्ट्रीज खोल खोल के ये एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स लाए हैं, और जब प्रॉब्लम है तो ये आपकी ऑब्लिगेशन बनती है कि आपको ये प्रॉब्लम्स को अब क्या करना है? सॉल्व करना है। तो तीसरा कारण ये है कि सर बिजनेस ने प्रॉब्लम्स क्रिएट की है एनवायरमेंट की, तो ये आपकी ऑब्लिगेशन बन जाती है कि आप ही को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। क्या चीज क्लियर? फोर्थ इज अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन। सर अगर बिजनेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करेगा, बिजनेस सोसाइटी के बारे में सोचेगा, तो वॉलंटरीली, तो इसका मतलब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होगा। और कोई भी नहीं चाहता गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हो, क्योंकि जैसे ही गवर्नमेंट का इंटरवेंशन शुरू हो जाएगा, आपका बिजनेस फ्रीली काम करना बंद हो जाएगा, बिजनेस के अंदर जो फ्रीडम है वो खत्म हो जाएगी, राइट? तो अगर आप वॉलंटरीली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हो, तो आप अवॉइड करते हो गवर्नमेंट के रेगुलेशन से। अदरवाइज आपकी जो फ्रीडम है वो खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो सारा इंटरवेंशन किसका आ जाएगा? गवर्नमेंट का। क्या चीज क्लियर? तो अभी तक गाइस हमने 4 पॉइंट किया। पहला पॉइंट ये किया कि आपका बिजनेस एग्जिस्ट ही करता है, सो एग्जिस्ट क्यों करता है? टू सर्व दिस सोसाइटी। अगर आप वही पर्पस, अगर आपको सर्वाइव करना है, आपको ग्रो करना है, तो सोसाइटी को सर्व करना चाहिए। सेकंड है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में जरूर आप प्रॉफिट कमा लोगे अगर आप सोसाइटी को सर्व नहीं करोगे, पर लॉन्ग टर्म में नहीं कमा पाओगे, क्योंकि आपके जितने भी लोग हैं, जैसे कस्टमर है, सप्लायर्स है, एम्प्लॉयर है, ये आपके साथ तभी कोऑपरेट कर पाएंगे जब आप उनके बारे में भी सोचोगे। थर्ड इज बिजनेस रेस्पॉन्सिबल। जो भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है ये बिजनेस की वजह से तो हुई है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है अब इनको सॉल्व करने की। फोर्थ है गवर्नमेंट के रेगुलेशंस नहीं चाहते हो, तो ऑटोमेटिकली आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सोचो। फिफ्थ इज मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी। मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी मतलब क्या होता है कि देखो, लॉ हर चीज के लिए नहीं बन सकता। लॉ कैन नॉट बी पास फॉर ऑल सर्कमस्टांसेस। हर चीज के लिए लॉ तो बन नहीं सकता। तो अगर लोगों को लगता है कि यार उन्हें जो बिजनेस से मिलना चाह, इफ द पीपल फील दे आर नॉट गेटिंग द ड्यू फ्रॉम द बिजनेस, मतलब उन्हें जो चाहिए था बिजनेस से वो बिजनेस से नहीं मिल रहा है, और लॉ उनकी मदद नहीं कर पा रही है, क्योंकि लॉ हर चीज के लिए नहीं बन सकती, और बिजनेस वालों ने कुछ ऐसी चीजें जो सोसाइटी को, जो एम्प्लॉयज को चाहिए, जो कस्टमर को चाहिए, जो बिजनेस से चाहिए, वो अगर उन्हें नहीं मिलता है, तो वो लोग कौन सी एक्टिविटी पे बैठ जाएंगे? एंटी सोशल एक्टिविटी। कुछ ऐसी एक्टिविटी जो बिजनेस के लिए हानिकारक है, स्ट्राइक पे चले जाना, दंगे करना, वायलेंस करना। तो ये होता है एंटी सोशल एक्टिविटी, जो बिजनेस के लिए काफी ज्यादा क्या होता है? हार्मफुल होता है, राइट? तो सर सोसाइटी में लॉ हर चीज के लिए पास नहीं होती। अगर लोगों को लगेगा या पीपल को लगेगा कि उन्हें जो ड्यू चाहिए बिजनेस से, उन्हें जो चीजें चाहिए थे बिजनेस से, वो नहीं मिल पाई, मतलब जैसे कस्टमर को राइट क्वालिटी प्रोडक्ट, एम्प्लॉयज को अच्छी सैलरी प्लस प्रॉपर वर्किंग कंडीशन, राइट? अगर उन्हें वो सब चीजें नहीं मिल पाएगी, ऐसी सिचुएशन में वो लोग कौन सी एक्टिविटी करने लग जाएंगे? कौन सी एक्टिविटी करेंगे? एंटी सोशल एक्टिविटी। और एंटी सोशल एक्टिविटी की वजह से क्या हो जाएगा? हार्मफुल होगा बिजनेस के लिए। क्या चीज क्लियर? चलिए, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स मतलब ये कि देखो, सोसाइटी के जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए। फाइनेंस चाहिए, हमें चाहिए ह्यूमन चाहिए। अब किसी इंडिविजुअल के पास तो वो चीजें हो नहीं सकती, तो बिजनेस इंस्टीट्यूशन के पास वो दोनों चीज है। उनके पास ह्यूमन रिसोर्स भी है, क्योंकि बहुत बड़ी लेबर है जो काम कर रही है, और उनके पास पैसा भी है। तो अब उन वो ही है जो सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को। अगर वो लोग ही नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व कौन करेगा? उनके पास ही तो वो रिसोर्सेस है जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद कर सकती है, राइट? और लास्ट पॉइंट ये है कि कन्वर्ट द प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब ये है कि देखिए, प्रॉब्लम्स तो हर एक के लिए, सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स है वो हर एक के लिए। जैसे आज फॉसिल फ्यूल खत्म हो रहा है कार में। अब फॉसिल फ्यूल मतलब पेट्रोल और डीजल, ये सबको पता है। पर अगर कोई एक ऐसा जिसने सोच लिया कि नहीं यार, अगर फॉसिल फ्यूल खत्म हो रहा है तो क्यों ना हम दूसरा सोर्स ढूंढे, जैसे इलेक्ट्रिक कार्स बनाए। जैसे टेस्ला ने सोचा कि नहीं यार मैं इलेक्ट्रिक कार बनाऊंगा, तो आज टेस्ला इलेक्ट्रिक कार में डोमिनेंट पोजीशन है। तो इसका मतलब अगर बिजनेस कन्वर्ट करता है ये सारी रिस्की सिचुएशन को प्रॉफिटेबल डील्स में, मतलब अगर बाकी लोगों ने नहीं सोचा, इसने सोचा नहीं मैं रिस्की सिचुएशन लूंगा, तो उसे फायदा क्या हुआ कि वो नॉट ओनली एबल टू सॉल्व द सोशल प्रॉब्लम्स, कि वो अगर पेट्रोल डीजल खत्म हो रहा है तो उसने सोचा कि मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाऊंगा, तो इससे सोसाइटी की तो मदद होगी, बट इससे आप भी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा पाओगे, और आप भी इफेक्टिवली एक्सेप्ट कर रहे हो उस बिजनेस के जितने भी चैलेंजेस है। क्या चीज क्लियर? तो आपको भी रिस्की सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना चाहिए। तो आई अज्यूम ये अपडेट फेवर में इतने सारे पॉइंट्स पढ़े। अब सर इसको याद कैसे करना है, तो मैंने नीचे एक बहुत अच्छी मेमोरी टेक्निक दी है। इस मेमोरी टेक्निक से आपको याद हो जाएगा। तो क्या है मेमोरी टेक्निक? आर्ग्यूमेंट फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का है मेमोरी टेक्निक। ग्रेप्स के अंदर इंटरेस्ट लाओ।
जी मतलब कि आप गवर्नमेंट के रेगुलेशंस अवॉइड कर सकते हो। आर मतलब कि सर बिजनेस को रिस्पॉन्सिबल मानो, क्योंकि उनकी वजह से ही प्रॉब्लम्स आई है, तो उनका ही काम है उसको सॉल्व करना। आर मतलब रिसोर्सेस, सॉरी ए मतलब रिसोर्सेस, मतलब बिजनेस के पास ही ह्यूमन और फाइनेंशियल रिसोर्सेस है और वही सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। कन्वर्ट करो प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटी। सर प्रॉब्लम्स है तो उसको कन्वर्ट करो इनटू अपॉर्चुनिटी, आपको बिजनेस को तो प्रॉफिट होगा ही, साथ साथ में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल हो जाएगी। ई का मतलब है बिजनेस एग्जिस्ट क्यों करता है, टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द सोसाइटी, राइट, और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट यही है कि बिजनेस को करवाए। ई का मतलब है, सॉरी एस का मतलब है मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी। अगर लोगों को लगेगा कि उन्हें जो ड्यू चाहिए एंटरप्राइज से या बिजनेस से वो उन्हें नहीं मिल रहा है, तो वो कौन सी एक्टिविटी पे आ जाएंगे, एंटी सोशल एक्टिविटी, जो बिजनेस के लिए सही नहीं है। और इंटरेस्ट मतलब इट इज द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द फर्म के बिजनेस सोसाइटी के बारे में सोचे, अदरवाइज जितने भी स्टेक होल्डर्स है वो कॉपरेट करना बंद कर देंगे। क्या चीज क्लियर? चलिए अब यहां तक तो हमने कर लिया कि सर इसका मेमोरी टेक्निक है ग्रेव्स इंटरेस्ट, जी मतलब गवर्नमेंट रेगुलेशंस हटाना, आर मतलब बिजनेस को रिस्पॉन्सिबल करना सोशल प्रॉब्लम्स के लिए, ए मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, पी मतलब कन्वर्ट्स प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटी, ई मतलब बिजनेस का एग्जिस्टेंस जो है और ग्रोथ है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए बना है, और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। क्या चीज क्लियर? चलिए ना, व्हाट आर द आर्गुमेंट अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? के सर कुछ लोग हैं जिनको कहना है कि नहीं नहीं सर मैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तरफ अगेंस्ट हूं, मुझे नहीं लगता बिजनेस को सोसाइटी के बारे में सोचना चाहिए, उसको सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचना चाहिए। क्यों? उसको इसलिए लगता है क्योंकि सर उसको लगता है कि सर ये वायलेशन है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ये कहना चाहता है कि वो लोग जो जो कहते हैं कि नहीं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उनका कुछ ऐसे पॉइंट्स है कि वो कहते हैं कि सर अगर बिजनेस बना क्यों है, प्रॉफिट कमाने के लिए, हम बिजनेस क्यों करते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए। अगर हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे तो हमारे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट है वो तो इसलिए हमें हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस बना है प्रॉफिट कमाने के लिए, और प्रॉफिट तभी होगा जब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि जैसी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सोचेंगे ये हमारे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट है। क्या चीज क्लियर? तो चलो ठीक है, ये भी एक मानना है, पर ये मानना जो है मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। दूसरा है बर्डन ऑन कंज्यूमर। अब ये कहता है देखो गाइस, आज जैसे मैंने एग्जांपल दिया, टेस्ला है, उसने सोचा कि नहीं यार पेट्रोल कार नहीं, हम इलेक्ट्रिक कार्स बनाएंगे। उसके बाद देखो एक सीरीज हो गई, सभी बड़ी बड़ी कंपनी इलेक्ट्रिक कार्स बना रही है जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, बिल्कुल सही है। पर क्या इलेक्ट्रिक कार्स उतनी सस्ती है जितनी पेट्रोल और डीजल कार्स है? बिल्कुल भी नहीं। एग्जाम्पल ले लो टाटा नेक्सॉन। अब टाटा नेक्सॉन की लेट्स से डीजल कार 10 लाख की है, तो इलेक्ट्रिक कार कितने की है? 15 लाख की। जिसका मतलब क्या, 5 लाख एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है कंज्यूमर को। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर जो भी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के इक्विपमेंट्स हैं वो बहुत ही कॉस्टली होते हैं, और ऑब्वियसली होते हैं, अगर वो कॉस्टली होते हैं तो पैसा खूब खूब डालना पड़ेगा। और ये बिजनेस जो है, ये एंटरप्रेन्योर्स है, ये जो अच्छा खासा पैसा लगा है वो किससे कलेक्ट करेंगे? आखिर में तो ये बर्डन किसको देना पड़ेगा? कंज्यूमर को देना पड़ेगा। कैसे? हाई प्राइस बर्डन। तो आखिर में ये पूरा कॉस्टली जो बर्डन है ये शिफ्ट किसकी तरफ हो गया? कंज्यूमर की तरफ। तो बिजनेस ये कहता है कि देखो हम तो हमारा ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाना, पर अगर आप फिर भी बोलते हो हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाए, तो इक्विपमेंट का जो कॉस्ट है आखिर में वो बेयर किसको करना पड़ेगा? कंज्यूमर को। तीसरा है लैक ऑफ सोशल स्किल्स। लैक ऑफ सोशल स्किल्स मतलब जितने भी सोशल प्रॉब्लम्स है, जितने भी सोशल प्रॉब्लम्स है सर कैन नॉट बी सॉल्व एज बिजनेस प्रॉब्लम। देखो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स नोस हाउ टू सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम्स, पर अगर आप सोचते हो कि बिजनेस प्रॉब्लम्स और सोशल प्रॉब्लम्स को एक तरीके से सोचोगे तो आप गलत बात है, क्योंकि बिजनेस प्रॉब्लम्स को आपके बिजनेस स्किल्स चाहिए, वही सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको कैसी स्किल्स चाहिए? सोशल स्किल्स। और ऐसी अंडरस्टैंडिंग है नहीं एंटरप्रेन्योर्स के बीच में, ऐसी उनको ट्रेनिंग भी नहीं मिली हुई है, और इसके लिए हमें क्या चाहिए? स्पेशलिस्ट एजेंसी चाहिए। तो ये कहना चाहता है ये बिजनेस वालों का काम नहीं है, ये तो स्पेशलिस्ट एजेंसी चाहिए जो सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, क्योंकि हमारे पास वो सोशल स्किल्स नहीं है, हमारे पास सिर्फ बिजनेस स्किल्स है जिसकी वजह से हम बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें ट्रेनिंग नहीं है, हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और इसको सॉल्व कौन कर सकता है? सिर्फ स्पेशलिस्ट एजेंसी। इसलिए आप हम पे मत डालिए, ये स्पेशलिस्ट एजेंसी रखिए जो सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। तो पहला कारण हुआ कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट है। आखिर में बर्डन किसको है? कंज्यूमर को। हमारे पास वो सोशल स्किल्स नहीं है। और लास्ट इज लैक ऑफ ब्रॉड पब्लिक सपोर्ट। सर ये कह रहा है कि इवन इफ हम बिजनेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं, बट पब्लिक को पसंद नहीं है कि बिजनेस इंटरफेयर करे कोई भी सोशल प्रोग्राम्स में, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहां भी वो अपने फायदे के लिए आए हैं, जहां जेन्युइनली बिजनेस हेल्प करना चाहता है
तो पब्लिक का सपोर्ट नहीं होता, हेंस बिजनेस कैन नॉट सक्सेसफुली सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स ड्यू टू लैक ऑफ सपोर्ट। तो बिजनेस क्या है, सॉल्व नहीं कर पाता प्रॉब्लम्स को क्योंकि उन्हें पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिलता, बिकॉज पब्लिक ये सोचती है कि ये हमारे फायदे के लिए नहीं है, ये अपने फायदे के लिए आए। तो गाइस इसके 4 पॉइंट्स है और वो 4 पॉइंट्स ये है। सबसे पहला पॉइंट है कि सर ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट है। आखिर में ये बर्डन किसको मिलेगा, कंज्यूमर को ही मिलेगा। थर्ड, उनके पास सोशल स्किल्स नहीं है। और फोर्थ है कि पब्लिक का सपोर्ट भी नहीं है। चलिए इसका आर्ग्यूमेंट जो अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मैंने पॉइंट को यहां वापस समझा दिया है। ये देखिए क्या लिखा है मैंने, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट सोशल स्किल्स। तो कैसे याद करोगे, क्योंकि सर हमारे पास वो सोशल स्किल्स नहीं है, जिसकी वजह से ये हमारे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट है। और आखिर में बर्डन किस पे रहेगा, कंज्यूमर पे रहेगा, जिसकी वजह से हमें पब्लिक सपोर्ट नहीं मिलेगा। इसके पहले जो अभी तक हमने पढ़ा था वो आर्ग्यूमेंट फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी था, जिसका मेमोरी टेक्निक था ग्रेप्स इंटरेस्ट, और हमने अभी तक पढ़ा आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द काइंड्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पहली है कि आपके पास 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। एक है इकोनॉमिक, एक है लीगल, एक है एथिकल और एक है डिस्क्रिशनरी। तो 4 आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि सर आपका एम एक ही होना चाहिए कि आप गुड्स एंड सर्विसेज को सोसाइटी को सर्व करो एट अ वेरी रीजनेबल प्रॉफिट, मतलब ज्यादा प्रॉफिट मत कमाइए, एक्सप्लॉइट मत कीजिए कंज्यूमर को। आपका इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि आप जो भी प्रोडक्ट बनाते हो रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चार्ज करो, ज्यादा प्रॉफिट भी एम मत करो, रीजनेबल प्रॉफिट कमाओ। क्या चीज क्लियर? अच्छा, दूसरा क्या है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ये है कि सर आपकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी लॉ है उस लैंड का, मतलब लॉ ऑफ लैंड, मतलब जो उस देश का लॉ है उसको आप मानो, उसको आप फॉलो करो, क्योंकि लॉ इसीलिए बना है ताकि सोसाइटी के बेटरमेंट हो। तो ये बिजनेस का दायित्व बनता है या बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लॉ को फॉलो करो। चलिए एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि सर ऐसे कुछ बिहेवियर जो ऑब्वियसली सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है आपसे, पर वो लॉ में लिखा हुआ नहीं है। जैसे लॉ में नहीं लिखा हुआ है कि हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करो, पर ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करे, किसी रिलीजन के अगेंस्ट ना जाए। क्या चीज क्लियर? तो पहली इकोनॉमिक, दूसरा है लीगल, थर्ड है एथिकल और चौथा है डिस्क्रिशनरी। डिस्क्रिशनरी मतलब ये आपकी वॉलेंटरी, आपको करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। ये कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आपको चैरिटी देना है, आपको फंड्स देना है। क्यों दे रहा है फंड्स? अगर कोई गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए, अगर गवर्नमेंट नेचुरल कैलामिटीज आ जाती है तो वहां आप मदद करना, या एजुकेशन इंस्टीट्यूट खुलवाने में मदद करना, हॉस्पिटल्स खुलवाने में मदद करना, राइट? तो 4 टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है गाइस। पहली है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मतलब आपको रीजनेबल प्रॉफिट पे पैसा प्रोवाइड करा, सॉरी प्रोडक्ट प्रोवाइड कराना। लीगल का मतलब यह है कि लॉ को रिस्पेक्ट करो। एथिकल ये है कि कुछ ऐसे बिहेवियर है जो सोसाइटी रिस्पेक्ट करती है, जो लॉ में लिखा हुआ नहीं है, राइट? और लास्ट है डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज व्हाट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप, राइट? अब हमने बोला टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब एक अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप के क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैसे 2 मिनट्स मैं वाटर ब्रेक लेता हूं। अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप। सबसे पहला है शेयर होल्डर। शेयर होल्डर्स की तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। शेयर होल्डर्स अपना पैसा डालता है और डायरेक्टर से एक्सपेक्ट करता है, क्या एक्सपेक्ट करता है डायरेक्टर से? कि सर जो भी प्रोडक्ट आप बनाओ उसमें जो भी आपने रिसोर्सेज डाले उसका यूटिलाइजेशन जो है वो एकदम ऑप्टिमम होना चाहिए। ऑप्टिमम मतलब वेस्टेज मत करिए सर, रिसोर्सेज का वेस्टेज ना कीजिए, ये हमारी बहुत मेहनत का पैसा है, उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो। फिर उस रिसोर्सेज का जो रिटर्न है वो फेयर दो, मतलब अच्छा रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं शेयर होल्डर्स, तो उतना तो बेसिक रिटर्न आपकी जिम्मेदारी बनती है अपने शेयर होल्डर्स की तरफ। थर्ड, उन्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराओ रेगुलर बेसिस पे। ऑब्वियसली वो लोग कंपनी को तो हमारे भरोसे चलाने देते हैं, मैनेजर्स के भरोसे चलाने देते हैं, तो ओनर्स एक्सपेक्ट करता है कि एटलीस्ट कंपनी के बारे में जो रेगुलर इंफॉर्मेशन है वो आप उन्हें अपडेट करो, ये इतना आपकी दायित्व बनता है। और लास्ट है
कि उन्हें इंक्लूड करो इन डिसीजन मेकिंग। तो डीएम का मतलब है डिसीजन मेकिंग में उन्हें इंक्लूड करो। क्या चीज क्लियर? तो टोटल 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है कि रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करो, उस रिसोर्सेज से फेयर रिटर्न एक्सपेक्ट करो। थर्ड है कि आप रेगुलर और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराओ ऑफ वर्किंग, कि भाई क्या बिजनेस में चल रहा है। और चौथा आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हर डिसीजन मेकिंग में उन्हें इंक्लूड करो। चलिए, एक वर्कर क्या एक्सपेक्ट करता है आप खुद सोचिए। अगर आप एक वर्कर्स के एंगल से सोचिए तो वर्कर हमेशा एक्सपेक्ट करता है कि एक वेजेस फेयर मिले, एक अच्छा वर्किंग कंडीशन मिले, सेफ हो, हेल्दी वर्किंग कंडीशन हो, उनकी लाइफ का थ्रेटिंग ना हो, राइट। फिर अगर उन्हें लगता है कि वो कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनको बोलना है, तो उनके पास डेमोक्रेटिक राइट होना बहुत जरूरी है। तो उनके पास डेमोक्रेटिक राइट्स दो। प्लीज, उनको ग्रो करना है तो इसलिए उनके बारे में उनको ट्रेनिंग दो, और फिर ट्रेनिंग देने के बाद उन्हें अपॉर्चुनिटी दो कि कुछ वो ढंग का काम करें। तो क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो, कि सर उन्हें फेयर वेज दो, प्लस हेल्दी एंड सेफ वर्किंग कंडीशन दो। तीसरा, पैसा मांगते हैं, अच्छा वर्किंग कंडीशन मांगते हैं, उन्हें उनकी डेमोक्रेटिक राइट्स दो कि वो भी बोल सकते हैं, वो भी अगेंस्ट जा सकते हैं। ट्रेनिंग दो, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराओ, और ट्रेनिंग देने के बाद उन्हें अपॉर्चुनिटी दो कि वो ग्रो कर सके। क्या चीज क्लियर? बहुत ही सिंपल है। चलिए, कंज्यूमर आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है? सर क्वालिटी अच्छी दो रीजनेबल प्राइस पे। एक्सपेक्ट करते हैं कोई भी तरह का अडल्ट्रेशन ना हो। फिर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन आप हमें प्रोवाइड करो, प्लस एक ऐसा मैकेनिज्म भी क्रिएट करो जहां आप अब अपने प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कंज्यूमर को कोई तकलीफ है तो क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन में कंज्यूमर फोरम है, क्या कस्टमर केयर है, जहां आप अपनी प्रॉब्लम्स को डील करें, क्योंकि वो भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कंज्यूमर की कंप्लेंट सुननी जरूरी है। तो पहला क्वालिटी प्रोडक्ट, अडल्ट्रेशन नहीं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो, और एक ऐसा मैकेनिज्म जिससे प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते हैं। लास्ट है गवर्नमेंट की तरफ। क्या है? गवर्नमेंट बोलता है कि आप बिजनेस को कि लॉ रिस्पेक्ट करो, यार लॉ हमने बनाया आप रिस्पेक्ट करो, टाइमली टैक्स पे करो। थर्ड, एनवायरमेंट को प्रोटेक्टेड रखो, और ऐसी कोई टेक्नोलॉजी यूज मत करो जो इनएफिशिएंट है। क्या चीज क्लियर? तो बहुत सिंपल है, लॉ को रिस्पेक्ट करो, टैक्स टाइम पे करो, इनएफिशिएंट टेक्नोलॉजी मत यूज करो ताकि एनवायरमेंट प्रोटेक्टेड रहे। तो ये 4 अलग अलग, बहुत ही सिंपल है। शेयर होल्डर्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं? रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, उससे फेयर रिटर्न मिले, एक्यूरेट और इन्फॉर्मेशन हो अबाउट वर्किंग, एंड शेयर होल्डर्स का डिसीजन मेकिंग में उन्हें इंक्लूड करो। वर्कर मांगता है अच्छा वेज, अच्छा हेल्दी वर्किंग कंडीशन, डेमोक्रेटिक राइट, ट्रेनिंग दो, अपॉर्चुनिटी दो। कंज्यूमर क्या मांगता है? क्वालिटी होनी चाहिए, कोई अडल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, सारा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, और एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जहां हम अपनी प्रॉब्लम्स को बता सके। तो गाइस, हमने अभी तक 4 क्वेश्चंस किया, तो उसकी समरी में फिर से आपके सामने रख देता हूँ। पहला था आर्ग्यूमेंट फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसका मेमोरी टेक्निक है ग्रेप्स इंटरेस्ट। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट, कि भाई सोशल स्किल्स नहीं है जिसकी वजह से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता, बर्डन कंज्यूमर पे है, और आखिर में क्योंकि इससे पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिलेगा। सर काइंड्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो 4 है, तो 4 में डेल इसका मेमोरी टेक्निक है। डी मतलब डिस्क्रिशनरी, इकोनॉमिकली, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और लीगल। लीगल मतलब लॉ को रिस्पेक्ट करो, एथिकल है कि वो बिहेवियर जो आपसे सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है, इकोनॉमिक मतलब रीजनेबल प्रॉफिट पे क्वालिटी प्रोडक्ट बेचो कंज्यूमर को, और डिस्क्रिशनरी मतलब आपकी इच्छा हो तो इस तरह के काम कीजिए। चलिए, काइंड्स तो हमने पढ़ लिया, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। तो टोटल सर अब बिजनेस पे कितने टॉपिक रह गए? तो सिर्फ 2 ही रह गए। सबसे पहला, बिजनेस का क्या रोल है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में। तो अब बिजनेस को क्या करना है? हमने समझिया कि सर हाँ, एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसकी तरफ क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या आपका दायित्व है, वो हमने बात की। अब हम बात करते हैं कि सर कि अब आप बिजनेस में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लाने के लिए क्या क्या पॉलिसीज ला सकते हैं। सबसे पहला भाई, एक बात बताओ, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला कमिटमेंट किसकी तरफ आना चाहिए? टॉप मैनेजमेंट की तरफ आना चाहिए। अगर टॉप मैनेजमेंट सोचेंगे कि हमें सोसाइटी के बारे में सोचना चाहिए, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना चाहिए, तो ही तो वो फॉलो होकर नीचे नीचे हर एक लेवल पे जाएगा। अगर आपका टॉप मैनेजमेंट ही उस बारे में सीरियस नहीं है, वो कमिटेड नहीं है, तो आप कभी भी एक्सपेक्ट मत करो कि आपकी जो नीचे लेवल है वो उसको फॉलो करेंगे। क्या चीज क्लियर? तो सर कमिटमेंट चाहिए। पहला कमिटमेंट किसकी तरफ से चाहिए? टॉप मैनेजमेंट की तरफ, कि आप ऐसा वर्क कल्चर बनाओ जिसके अंदर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में आप सोचो। जैसे आपने इंटर जैसे किया, आपने ऐसे पोस्टर्स बनाए जहां एनवायरमेंट के बारे में इंपॉर्टेंस दी। सेकंड, आपने ऐसा सिस्टम बनाया जिसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर कोई प्लास्टिक कप्स है तो उस प्लास्टिक कप को पूरे दिन यूज करना चाहिए, आपको बार बार डस्टबिन यूज नहीं करना चाहिए। थर्ड, आपने बोला कि कप से यूज नहीं करते, एम्प्लॉय अपने घर से बॉटल लेके आना जरूरी है।
राइट। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हो एनवायरमेंटल को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो पहली बात तो कमिटमेंट टॉप मैनेजमेंट का चाहिए कि उन्हें ऐसा वर्क कल्चर बनाना है। फिर ये जो कमिटमेंट है रिगार्डिंग द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, अब आप शेयर करो। किसको शेयर करोगे? थ्रू आउट द एंटरप्राइज। हर एक एंटरप्राइज में हर डिवीजन को बताओ। हर डिवीजन मतलब प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, और उसके अंदर हर एम्प्लॉइज के बारे में बताओ। तो पहले कमिटमेंट चाहिए टॉप मैनेजमेंट से, और वो कमिटमेंट ऑफ एनवायरमेंटल प्रोडक्शन आपको शेयर करना है। राइट। अब आप शेयर कैसे करोगे? तो शेयर करने के लिए आपको क्लियर कट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आप हर एक को जाके बोल तो नहीं सकते। बट आप टॉप मैनेजमेंट अगर मिडिल या लोअर लेवल से कम्युनिकेट करना है तो वो कैसे थ्रू करता है? पॉलिसीज के थ्रू। तो पॉलिसीज के थ्रू आप बता सकते हो कि भाई अगर आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो तो क्वालिटी वाली रॉ मटेरियल खरीदना है। अगर वो महंगा भी है तो भी क्वालिटी वाला खरीदना है। कोई सस्ता, टिकाऊ और सस्ता क्वालिटी वाला चीजें हमें नहीं खरीदनी है। तो ये मैंने कमिटमेंट लाया। तो इंश्योर करें कि प्रोडक्ट अच्छा मिले लोगों को। सेकेंड है कि हमेशा सुपीरियर टेक्नोलॉजी प्रेफर करो, ऐसी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी प्रेफर ना करो। क्या चीज क्लियर? तो पहला था कमिटमेंट चाहिए टॉप मैनेजमेंट से। वो कमिटमेंट जो टॉप मैनेजमेंट से आया है वो शेयर करो हर एक डिवीजन में और हर डिवीजन के हर एम्प्लॉयज में। फिर आप इंश्योर करो कि जो भी लॉस एंड रेगुलेशन सरकार ने बनाए हैं कि क्या हम कंप्लाई कर रहे हैं रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन। तो प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन के रिगार्डिंग जो भी लॉस एंड रेगुलेशंस सरकार ने बनाए हैं, क्या हम कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और आखिरी पॉइंट, सॉरी आखिरी दो पॉइंट, पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स रिलेटिंग टू। तो अब आपको नॉलेज देना बहुत जरूरी है। सर आपने कमिटमेंट ले लिया, वो कमिटमेंट शेयर कर लिया, पॉलिसीज बना ली, फिर आप चेक कर रहे हो कि गवर्नमेंट के लॉज रिस्पेक्ट हो रहे हैं कि नहीं। पर आपको तो मेरी लगता है हमें हर बार ग्रो करना जरूरी है। तो ग्रो करना है तो गवर्नमेंट के प्रोग्राम पार्टिसिपेट करो, जहाँ वो बताते हैं कि कैसे हजार्डस सब्सटेंस को मैनेज करते हैं, ट्रीज को प्लांटेशन क्यों करना चाहिए, और पोल्यूटेड रिवर को कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरह के जो सरकार के प्रोग्राम्स है उसको पार्टिसिपेट करो ताकि आपकी नॉलेज बढ़े। और जो आपने नॉलेज ली है फिर ऑब्वियसली वो एम्प्लॉयज को सिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए वर्कशॉप्स क्रिएट करो, ट्रेनिंग्स क्रिएट करो, ताकि आप टेक्निकल इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वो लोग कौन है? सप्लायर्स है, डीलर्स है, कस्टमर है। कस्टमर से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि अगर आपके पास प्लास्टिक यूज कर रहे हो तो वो प्लास्टिक को फिर से कंपनी को दो, ताकि हम एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सके। डीलर को बोलेगा क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे, सप्लायर को बोलेगा क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे। क्या चीज क्लियर? राइट। तो अब इसको याद कैसे करना है? तो सबसे पहले भाई बहुत सिंपल है, एक सिंपल स्टोरी के थ्रू याद हो जाता है। तो ये है वो रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंटल प्रोडक्शन। सबसे पहला है कमिटमेंट चाहिए। किससे कमिटमेंट चाहिए? टॉप मैनेजमेंट से। क्या कमिटमेंट चाहिए? कि वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में सोचेगा, और उसके बाद वो पॉलिसीज हर एक के साथ कम्युनिकेट करनी है। तो कमिटमेंट चाहिए। उसके बाद अब कमिटमेंट है कि आप एनवायरमेंटल प्रोटेक्ट करोगे और उसकी इन्फॉर्मेशन को शेयर करोगे हर एक डिवीजन और हर एक एम्प्लॉयज। उसके लिए क्लियर कट पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाओ। फिर इंश्योर करो कि क्या मैं लॉज एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं। और उसके बाद गवर्नमेंट जो भी एजुकेशनल वर्कशॉप्स क्रिएट करती है उसको अरेंज करो, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। प्लस सॉरी पहले पार्टिसिपेट करो, फिर लोगों को सिखाने के लिए ऐसी वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनाओ। क्या चीज क्लियर? तो ये आपका रोल है। पहले कमिटमेंट चाहिए टॉप मैनेजमेंट से, वो कमिटमेंट हर एक को शेयर करना है। थर्ड, आपको क्लियर कट पॉलिसीज बनानी है। और फोर्थ, इंश्योर करना है कि सभी लोग लॉस एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें। फिफ्थ है कि अरेंज करो ऐसे वर्कशॉप जहाँ से आपको नॉलेज मिले, और उसके बारे में सॉरी पार्टिसिपेट करो एजुकेशन प्रोग्राम्स में, और फिर वो नॉलेज को लोगों को शेयर करो थ्रू ट्रेनिंग। क्या चीज क्लियर? तो सर अब आते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज क्या होता है बिजनेस एथिक्स। क्या होता है बिजनेस एथिक्स? सर थोड़ा ध्यान से सुनना। सोशल ऑब्लिगेशन क्या होता है? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी याद करते चलिए पहले। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की डेफिनेशन, सर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी आप डिसीजंस लोगे, जो भी आप एक्शन लोगे, वो डिजायरेबल होना चाहिए। डिजायरेबल टुवर्ड्स अचीविंग सोसाइटीज ऑब्जेक्टिव। एथिक्स का मतलब होता है मॉरल वैल्यू। ये आपकी मॉरल वैल्यू, ये लॉ ने लिखा है पर ये बिजनेस के एक्सेप्टिंग फैक्ट्स है। इट रेफर्स टू द मॉरल वैल्यू विच विल गवर्न द बिजनेस एंटरप्राइज। जो आप बिजनेस एंटरप्राइज को कैसे चला रहा है उसको गवर्न करेगा, और गाइड करेगा कि जो भी मैंने डिसीजन लिया है क्या वो सही है या गलत है इन द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो ये सिर्फ अपना फायदा नहीं देखेगा, सोसाइटी को फायदा हो रहा है कि नहीं उसके बारे में भी देखेगा। तो बिजनेस एथिक्स एक मॉरल वैल्यू है जो आपको गवर्न करेगा और गाइड करेगा। गवर्न करेगा कि बिजनेस एंटरप्राइज कैसे चलेगा,
और गाइड इस तरह से करेगा कि जो भी मैंने डिसीजन लिया वो सही है कि नहीं इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी। क्या चीज क्लियर? चलिए अब बिजनेस एथिक्स के भी आखिरी पॉइंट पे आ जाते हैं कि सर बिजनेस एथिक्स के अंदर भी क्या क्या चीजों के बारे में बताया हुआ है। तो सबसे पहले बिजनेस एथिक्स आप चाहते हो तो सबसे पहले ऑब्वियसली टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट होना जरूरी है। ये हमने पहले भी किया। टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लोगों को गाइड करने के लिए, एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, एथिकली अपराइट। सो सॉरी। चलिए अब हम आते हैं कि टॉप मैनेजमेंट का तो कमिटमेंट मिल गया, क्योंकि सर टॉप मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस एथिक्स है तो कमिटमेंट चाहिए टॉप मैनेजमेंट से, क्योंकि वो ही गाइड करेंगे एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को कि उन्हें कैसे एथिकली बिहेव करना है। अगर टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट नहीं है, अगर वो ही एथिकली सही नहीं है, अगर वो ही झूठ बोलेंगे तो क्या आप एम्प्लॉय आपसे सच बोलेंगे? नहीं। तो टॉप मैनेजमेंट से शुरुआत होती है, उनका कमिटमेंट चाहिए, राइट? तो टॉप मैनेजमेंट शुड बी स्ट्रांगली कमिटेड कि हम एथिकली बिहेव करेंगे, हम कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही देंगे, हम आपके साथ ऑनेस्ट ही रहेंगे। अगर टॉप मैनेजमेंट ये सब नहीं करेगा तो डोंट एक्सपेक्ट कि आपके एम्प्लॉय ये चीज फॉलो करे। सेकंड इज पब्लिकेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। तो पहले आपने बिजनेस में अच्छा एथिक्स लाने के लिए कमिटमेंट ले लिया टॉप मैनेजमेंट से। अब आपने बिजनेस में बताया कि क्या कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, कैसे आपको बिहेव करना चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन को इशू करना चाहिए कोड ऑफ कंडक्ट। इस कोड ऑफ कंडक्ट में होना चाहिए कि क्या आपको लॉ को फॉलो करना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, सेफ्टी के बारे में पहले सोचना चाहिए प्रोडक्ट की, और एम्प्लॉयमेंट की क्या प्रैक्टिस होनी चाहिए इसके लिए। तो आपने कोड ऑफ कंडक्ट इशू किया, पहले तो कमिटमेंट लाया, फिर कैसे हर एक को काम करना है, कैसे बिहेव करना है, क्या लॉ फॉलो करना है, उसका एक कोड ऑफ कंडक्ट आपने इशू किया, आपने बता दिया। अब आप इंश्योर करो कि कंप्लायंस मैकेनिज्म एस्टैब्लिश करो। कंप्लायंस मतलब खाली कोड ऑफ कंडक्ट इशू करने से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके एम्प्लॉय वैसे बिहेव करेंगे, वो जरूरी नहीं है। हो सकता है कि 2-4 दिन फॉलो करेंगे फिर एम्प्लॉय भूल जाएंगे। तो इंश्योर करो कि आप एक कंप्लायंस मैकेनिज्म चेक करो। कंप्लायंस मैकेनिज्म मतलब कि भाई जो बिजनेस में डिसीजंस हो रहे हैं क्या वो एक्चुअली एथिकली स्टैंडर्ड वे से बिहेव हो रहा है कि नहीं। अब चेक करो कि जो इनका डिसीजन है, जो इनका बिहेवियर है, जैसे एथिकली बिहेव करना था वैसा हो रहा है कि नहीं, क्या कंप्लाई हो रहा है कि नहीं। उस तरह का एक मैकेनिज्म एस्टैब्लिश करो। जैसे आप ध्यान दो कि जो जो रिक्रूटमेंट की तरफ कैसे रिक्रूटमेंट हो रहे, क्या हमने उनके वैल्यूज को रिस्पेक्ट किया, उनके एथिक्स को रिस्पेक्ट किया, क्या चीज क्लियर? फॉर एग्जाम्पल हमने सोचा था कि हम एम्प्लॉय को सिलेक्ट करेंगे, हमारा एवरेज सैलरी 15,000 होगा। अगर कोई एम्प्लॉय जो है उसको बहुत ज्यादा जरूरत है जॉब की और हमने उसका फायदा उठाया और हमने बोला कि मैं आपको 10,000 में पिक कर लूंगा, तो क्या वो सही है? बिल्कुल नहीं। तो आपने पहले कमिटमेंट लिया, फिर एस्टैब्लिश किया कोड ऑफ कंडक्ट। अब आपकी बारी है कि ये कोड ऑफ कंडक्ट को लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, उसका एक कंप्लायंस मैकेनिज्म एस्टैब्लिश करो। उसके बाद क्या करो, इन्वॉल्व करो एम्प्लॉयज को एट ऑल लेवल्स। एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करो कि भाई आप ही हो जो इस एथिक्स को इंप्लीमेंट कर सकते हो, राइट? तो आप ही है जो इस एथिक्स पॉलिसी को इंप्लीमेंट करेंगे ताकि एथिकल बिजनेस एक रियलिटी बन जाए। क्योंकि टॉप मैनेजमेंट कितना भी कमिटमेंट बना दे, वो कितना भी कोड ऑफ कंडक्ट बना दे, कितना भी एक कंप्लायंस मैकेनिज्म बना दे, पर जब तक एम्प्लॉय उसको करेंगे नहीं तब तक बिजनेस में एथिक्स एक रियलिटी नहीं बन सकता। तो सर उन्हें इन्वॉल्व करना जरूरी है, उनसे पूछ के आप ये डिसीजंस लीजिए। सो एम्प्लॉयज इन्वॉल्वमेंट इन एथिकल बिजनेस इज मस्ट। तो इसलिए आप क्या करोगे, एम्प्लॉय का एक छोटा ग्रुप बनाओगे, उनसे साथ डिस्कस करोगे क्या एथिकल बिहेवियर होना चाहिए, कैसे कस्टमर के साथ डील करना चाहिए, कैसे सप्लायर्स के साथ डील करना चाहिए। तो उसमें एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। तो चलिए पहला पॉइंट था कि कमिटमेंट लाओ टॉप मैनेजमेंट से, क्योंकि वो ही है जो गाइड करेंगे पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कि अपराइट बिहेवियर के लिए। सेकंड, कोड ऑफ कंडक्ट इशू करो कि कैसा ऑनेस्ट बिहेव करना चाहिए, लॉ कैसे फॉलो करना चाहिए प्रोडक्ट सेफ्टी के बारे में। फिर एक कंप्लायंस मैकेनिज्म के इंश्योर कि जो भी हमारा एक्चुअल डिसीजन है वो हमारे एथिकल डिसीजन से कंप्लाई कर रहे हैं। फिर उसके बाद इन्वॉल्व करो एम्प्लॉयज को हर इंपॉर्टेंट डिसीजन में, क्योंकि उनका एथिकल बिहेव करना ही जरूरी है। और आखिर में आता है रिजल्ट को मेजर करो। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्यूरेटली मेजर, मतलब मेजर करना थोड़ा डिफिकल्ट है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि एम्प्लॉय ने कस्टमर के साथ कैसे बिहेव किया?
चलिए मैं इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। अगर आप एक कॉल सेंटर पे कॉल करते हो ना, तो आपको एक हर बार एक मैसेज आता है या हर बार कुछ कहते हैं कि ये जो आप बात करने वाले हो किसके साथ, कस्टमर केयर के साथ, वो रिकॉर्ड किया जाएगा। वो रिकॉर्डिंग क्यों करते हैं? वो रिकॉर्डिंग इसलिए करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्ड को सुनता है और उसके जो बॉस है उस रिकॉर्डिंग को सुन के वो चेक करता है कि क्या उसके जो एम्प्लॉयज है उन्होंने कस्टमर के साथ अच्छे से बात की है कि नहीं, उनकी जो तकलीफ है उसको सॉल्व की है कि नहीं, कस्टमर को उससे फायदा हुआ है कि नहीं। क्या वो रिकॉर्डिंग सुनते हैं ताकि एक रिजल्ट को मेजर कर सके। हाँ थोड़ा डिफिकल्ट है बट उसको ऑडिट किया जा सकता है ताकि हमारा एथिकल स्टैंडर्ड कंप्लाई हो। तो जैसे मैंने कहा कि जितने भी आपकी कॉलिंग्स होती है कस्टमर के साथ सब कुछ रिकॉर्ड होता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअल एक्यूरेटली मेजर द एंड रिजल्ट। मुश्किल है एंड रिजल्ट को मेजर करना, राइट, बट फिर भी ऑडिट करवा सकते हो ताकि हम इंश्योर करें कि हम एथिकल स्टैंडर्ड को कंप्लाई कर रहे हैं। और अगर नहीं हो रहा है तो उस रिजल्ट को डिस्कस करके क्या फर्दर एक्शंस ले सकते हैं जिससे इस कंप्लायंस मैकेनिज्म को ठीक कर सके। तो गाइस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्यूरेटली मेजर द एथिकल बिहेवियर, बट फिर उसका ऑडिट हो सकता है, फिर उसमें जांच सकते हैं कि क्या बिजनेस ने एथिकली बिहेव किया है कि नहीं, और अगर नहीं किया हो तो उसके रिजल्ट के बाद हम फर्दर एक्शंस ले सकते हैं। क्या ये चीज क्लियर? तो चलिए इस 5 पॉइंट को हम कैसे याद करेंगे। तो पहले आप टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट चाहिए, फिर कोड पब्लिकेशन करो, फिर इंश्योर करो एक कंप्लायंस मैकेनिज्म हो, फिर इन्वॉल्व करो एम्प्लॉयज को, और लास्ट है कि उसके रिजल्ट को मेजर करो। क्या ये चीज क्लियर? और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो गया। तो इसकी ये समरी है। तो इसका मेमोरी टेक्निक है एमसीसी ईएमआर कराएगा। अगर एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स का मेमोरी टेक्निक याद करना है तो एमसीसी में मैंने ईएमआर कराया। अब एम मतलब क्या है? टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट। सी मतलब पब्लिकेशन ऑफ कोड। एक और सी मतलब क्या कंप्लायंस मैकेनिज्म एस्टैब्लिश करो। ई मतलब एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करो। और एमआर, एमआर का मतलब है कि रिजल्ट को मेजर करो। रिजल्ट को कैसे मेजर करोगे? उसका ऑडिट करोगे और जो भी रिजल्ट आया उसके बेसिस पे फर्दर एक्शंस लोगे। इन्वॉल्व करो एम्प्लॉयज को इन डिसीजन मेकिंग, क्योंकि यही है लोग जो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है एथिक्स को इंप्लीमेंट करने में। तो कमिटी बनाओ, ग्रुप बनाओ, और वो ये एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंप्लायंस मैकेनिज्म मतलब एक ऐसा मैकेनिज्म जो इंश्योर करे कि जो भी हमारे एक्चुअल डिसीजंस है क्या वो कंप्लाई हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एथिकल डिसीजन। फिर एस्टैब्लिश करो कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट ऐसा होना चाहिए कि क्लियर कट पॉलिसीज है कि कैसे हमें बिहेव करना चाहिए। और पहला चाहिए हमें टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट। इसके पहले हमने किया था व्हाट आर द रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो याद है क्या क्या था? पहले कमिटमेंट चाहिए टॉप मैनेजमेंट से, वो कमिटमेंट हर एक को बताओ, फिर क्लियर कट पॉलिसीज बनाओ, फिर इंश्योर करो कि गवर्नमेंट के लॉज एंड रेगुलेशंस है वो फॉलो कर रहे हैं। फिफ्थ, कोई भी एनवायरमेंटल रिलेटेड प्रोग्राम से, एजुकेटेड प्रोग्राम से, उसमें टॉप मैनेजमेंट को पार्टिसिपेट करना चाहिए। फिर उसको सिखाने के लिए एक ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनाओ। क्या क्या टाइप की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है? डेल, डी मतलब डिस्क्रिशनरी, ई मतलब एथिकल, ई मतलब इकोनॉमिकल, एंड लास्ट एल मतलब लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स है अगेंस्ट? सर सोशल स्किल्स नहीं है इसलिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव को वायलेट कर रहे हैं। थर्ड, बर्डन और कंज्यूमर इसलिए पब्लिक का सपोर्ट नहीं है। एंड आर्ग्यूमेंट फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मेमोरी टेक्निक था ग्रेप इंटरेस्ट। जी मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए करना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट का रेगुलेशन नहीं आएगा। आर मतलब बिजनेस रिस्पॉन्सिबल है फॉर सोशल प्रॉब्लम्स। ए मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। पी मतलब कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटी। एग्जिस्टेंस जो है बिजनेस का वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ही है, राइट। एस मतलब है मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी, और इंटरेस्ट मतलब इट इज इन द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। तो आई होप सो गाइस तुम्हें ये वीडियो समझ आया, अच्छा लगा हो, और अगर गाइस अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू।